अगर आपकी परछाई ही आपको मारने लगे तो एक ऐसा शीशा जो सिर्फ चेहरा नहीं, मौत दिखाता है, यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं, बल्कि लॉरेन और एड वॉरेन की जिंदगी का सबसे खतरनाक केस है। फिल्म की शुरुआत हमें 1964 में ले जाती है। एक छोटी सी टी शॉप के अंदर हम एक आदमी और उसकी पत्नी को देखते हैं। उन्हें यहाँ एक लड़की ने बुलाया था। उस लड़की के पिता का मानना था कि इस टी शॉप में कोई इविल पावर मौजूद है। हालांकि लड़की इन बातों पर यकीन नहीं करती थी। लेकिन एक दिन बिना किसी चेतावनी के उसके पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और उसी दिन से उस लड़की के साथ अजीब और डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं। डरी हुई लड़की मदद के लिए एड और लॉरेन वॉरेन को बुलाती है। लॉरेन धीरे धीरे उस कमरे के अंदर कदम रखती है। कमरे का माहौल भारी था। हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। तभी उसकी नजर सामने रखे एक पुराने मिरर पर पड़ती है। ये कोई साधारण शीशा नहीं था। लॉरेन को तुरंत एहसास हो जाता है कि इस मिरर के अंदर एक डरी हुई आत्मा कैद है। लेकिन उसके साथ साथ वहां कुछ और भी है, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक। एक ऐसी इविल एनर्जी जो जिंदा इंसानों को महसूस कर सकती है। जैसे ही लॉरेन उस मिरर को छूती है, उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब नजारे आने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे मिरर के अंदर मौजूद वो ताकत उसके पेट में पल रहे बच्चे को घूर रही हो। मानो वो आत्मा उस बच्चे को अपना बनाना चाहती हो। लॉरेन का शरीर कांपने लगता है और उसी पल बाहर आसमान में काले बादल घिर आते हैं। तेज हवाएं चलने लगती हैं और देखते ही देखते जोरदार बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। तभी लॉरेन के पेट में तेज दर्द उठता है। दर्द इतना ज्यादा था कि वो खड़ी भी नहीं रह पाती। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल के अंदर माहौल और भी डरावना हो जाता है। लॉरेन एक बेटी को जन्म देती है, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर चुप हो जाते हैं। बच्ची पैदा होते ही मरी हुई थी। अचानक पूरे हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ होने लगती है। लाइट्स तेजी से फ्लिकर करती हैं, फिर एक एक करके बंद हो जाती हैं। खिड़कियां जोर जोर से हिलने लगती हैं। बाहर तूफान और भी खतरनाक हो जाता है। डॉक्टर्स डर के मारे एक दूसरे को देखने लगते हैं और तभी लॉरेन को फिर से वही एहसास होता है। वही इविल एनर्जी, वही ताकत जो उसने उस मिरर के अंदर महसूस की थी। लॉरेन रोते हुए भगवान से गिड़गिड़ाने लगती है। वो बस एक ही चीज मांगती है, उसकी बेटी की जिंदगी। और तभी एक ऐसा चमत्कार होता है जिस पर कोई यकीन नहीं कर पाता। सिर्फ एक मिनट बाद वो बच्ची रोने लगती है। बच्ची जिंदा थी, लेकिन ये जिंदगी नॉर्मल नहीं थी। जिस मिशन के तहत उस बच्ची का जन्म हुआ था, उसके बाद उसका आम इंसान की तरह बड़ा होना मुमकिन नहीं था। बचपन से ही उसे अजीब अजीब चीजें दिखने लगती हैं। परछाइयां, आवाजें और वो चेहरे जो दूसरों को दिखाई नहीं देते, बिल्कुल अपनी मां की तरह। लॉरेन हर हाल में अपनी बेटी को इस अंधेरी दुनिया से बचाना चाहती थी। वो उसे समझाती है कि डर सबसे बड़ी कमजोरी है और फिर उसे कुछ खास मैजिकल स्पेल्स सिखाती है ताकि वो उन बुरी ताकतों से खुद को बचा सके। अपनी बेटी के जन्म के बाद लॉरेन उस मिरर वाले केस से हमेशा के लिए दूरी बना लेती है, क्योंकि वो जानती थी उस मिरर से जुड़ी इविल एनर्जी अब भी जिंदा है और वो किसी भी हाल में उसकी बेटी को नुकसान पहुंचा सकती है। जिंदगी में लॉरेन और एड ने मिलकर हजारों पैरानॉर्मल केस सॉल्व किए, कई भूतों का सामना किया, कई बुरी आत्माओं को हराया। लेकिन एक लड़ाई ऐसी थी जिसे लॉरेन ने कभी दुनिया के सामने नहीं लाई। वो लड़ाई थी एक मां की अपनी बेटी की जिंदगी के लिए। खैर, अब कहानी में लगभग 22 साल का वक्त गुजर चुका होता है। हम जॉन और उसकी पूरी फैमिली को देखते हैं, जिनमें कुल 9 लोग शामिल होते हैं। आज ही ये सभी लोग एक नए घर में शिफ्ट हुए होते हैं। घर में नई शुरुआत का माहौल होता है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं होता कि ये जगह पहले से ही किसी भयानक ताकत के कब्जे में है। जॉन अपनी बेटी के लिए एक खास गिफ्ट लेकर आता है, एक एंटिक मिरर। ये वही शीशा होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था।
जैसे ही ये मिरर घर में आता है, घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। इस शीशे से जुड़ी इविल एनर्जी खुद को दिखाना शुरू कर देती है। पहले हल्की हल्की अजीब चीजें होती है, हवा का अचानक तेज हो जाना, अजीब आवाजें और घर में बेचैनी। जब पूरी फैमिली साथ बैठकर डिनर की तैयारी कर रही होती है, तभी अचानक घर की बत्तियां अपने आप बुझ जाती हैं और उसी पल छत का एक हिस्सा टूटकर नीचे गिर पड़ता है। मलबा सीधा जॉन की बेटी पर गिरता है, जिससे उसे गंभीर चोट आ जाती है। पूरा घर चीख पुकार से भर जाता है और यहीं पर सीन अचानक कट हो जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये केस लॉरेन और एड वॉरेन की जिंदगी का सबसे खतरनाक पैरानॉर्मल केस था। ऐसा केस जिसने सिर्फ दूसरों की नहीं, बल्कि उनकी अपनी फैमिली की जिंदगी पर भी गहरा असर डाला था। इसके बाद मूवी फिर से आगे बढ़ती है। हम लॉरेन को देखते हैं, जहां वो अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रही होती है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है, लेकिन तभी लॉरेन की नजर अपनी बेटी जुड़ी के कंधे पर पड़ती है। वहां उसे एक अजीब और डरावना हाथ दिखाई देता है, एक ऐसी अदृश्य एनर्जी जिसे जुड़ी खुद भी महसूस कर रही होती है। लॉरेन बिना घबराए इशारों में जुड़ी को शांत रहने को कहती है। वो उसे वही प्रोटेक्टिव स्पेल बोलने का इशारा करती है, जिससे पहले भी वो बुरी शक्तियों को दूर कर चुकी थी। लॉरेन खुद भी वही मंत्र दोहराने लगती है और धीरे धीरे वो हाथ गायब हो जाता है। लेकिन आज कुछ अलग होता है। आज पहली बार लॉरेन डर जाती है, क्योंकि उसने महसूस कर लिया होता है कि ये कोई आम बुरी शक्ति नहीं थी। ये वही बहुत ताकतवर एनर्जी थी जिसका सामना उसने अपनी बेटी के जन्म के समय किया था। और लॉरेन जान जाती है कि ये केस अब सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं, बल्कि उसकी फैमिली के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाला है। अब कहानी हमें दोबारा उसी डरावने घर में ले जाती है, वो घर जहां पहले भी भयानक घटनाएं हो चुकी थी। घर के अंदर कदम रखते ही अचानक ऐसा लगता है जैसे तेज हवा चलने लगती है और देखते ही देखते घर के अंदर रखी चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। ये पूरा खौफनाक मंजर जॉन की बेटी अपनी आंखों से देखती है। इसी घर में हमें जेनेट भी दिखाई देती है, जो जॉन के बेटे की पत्नी है। एक दिन जब जेनेट कपड़े धो रही होती है, तो उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, लेकिन पलटकर देखने पर वहां कोई नहीं होता। कुछ देर बाद जेनेट किचन में होती है और किसी से फोन पर बात कर रही होती है। तभी अचानक फोन की लाइन जोर से खींचने लगती है। पहले उसे लगता है कि शायद बच्चों की शरारत होगी, लेकिन जब वो देखती है कि वहां कोई है ही नहीं, तो जेनेट बुरी तरह डर जाती है। इधर दूसरी तरफ जॉन की बेटी, जिसने पहले डॉल को हवा में उड़ते देखा था, अब उसी डॉल के पीछे एक भयानक आत्मा को भी देख लेती है। डर के मारे वो बच्ची पूरी तरह टूट जाती है। रात में जब जॉन और उसका बेटा घर लौटते हैं, तो जॉन की बेटी सारी घटनाएं उन्हें बता देती है। हालांकि शुरुआत में कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन जेनेट को पूरा भरोसा हो जाता है कि इस घर में कुछ बहुत गलत है, क्योंकि उसके साथ भी सुबह से अजीब घटनाएं हो रही थी। इसी बीच हमें हेदर दिखाई देती है, जिस पर पहले छत गिर चुकी थी। हेदर अपनी बहनों से कहती है कि मुझे ये मिरर बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, खासतौर पर इस पर बने हुए निशान मुझे बहुत डराते हैं। हालांकि उसकी बहनें पहले उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन बाद में हेदर की मदद करने के लिए मान जाती है। वो सब मिलकर उस मिरर को उठाते हैं और उसे घर से बाहर फेंकने के लिए ले जाते हैं। अगली सुबह म्युनिसिपल वाले उस मिरर को ट्रक में डालते हैं, लेकिन जैसे ही मिरर ट्रक के अंदर गिरता है, वो जोरदार आवाज के साथ टूट जाता है। उसी पल दूसरी तरफ जॉन की बेटी को खून की उल्टियां होने लगती है और सबसे डरावनी बात यह होती है कि उसके मुंह से उसी टूटे हुए मिरर के टुकड़े निकलने लगते हैं। घबराकर सब लोग उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन अब सभी को यकीन हो जाता है कि इस घर में कोई खतरनाक ताकत मौजूद है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कुछ ही देर में टोनी लॉरेन से और भी करीब हो जाता है और बातों बातों में उसकी शादी का जिक्र छेड़ देता है। उसी दौरान वो जुड़ी को सबके सामने प्रपोज भी कर देता है। माहौल खुशियों से भरा हुआ होता है,
लेकिन उसी समय चर्च के फादर वहां पहुंचते हैं। वो लॉरेन और एड से एक बेहद परेशान फैमिली के बारे में बात करते हैं। फादर बताते हैं कि उस परिवार के घर में पिछले कुछ समय से बेहद डरावनी और अजीब घटनाएं हो रही हैं। फादर उनसे गुजारिश करते हैं कि वो इस परिवार की मदद करें। एड मदद के लिए तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन लॉरेन मना कर देती है। उसका कहना होता है कि इस समय उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपनी बेटी की शादी पर होना चाहिए। इसके बाद कहानी हमें उसी परिवार के घर में ले जाती है। उस घर में जॉन, उसका बेटा और उसकी बेटी रहते हैं। सभी लोग बेहद तनाव में हैं। जॉन की बेटी साफ साफ कह देती है कि अब वो इस घर में नहीं रहना चाहती और सभी को किसी होटल में ले जाने की जिद करती है। लेकिन जॉन के पास इतने पैसे नहीं होते कि पूरा परिवार होटल में रह सके। मजबूरन सभी को उसी डरावने घर में रुकना पड़ता है। रात होते ही सभी लोग सोने चले जाते हैं, लेकिन आधी रात को अचानक जॉन के बेटे की हालत बिगड़ने लगती है। हम देखते हैं कि वो नींद से उठकर हवा में ऊपर उठने लगता है। कोई अनदेखी ताकत उसका गला पकड़ लेती है और उसे जोर जोर से दबाने लगती है। उसका शरीर ऐंठने लगता है और उसकी हालत बेहद गंभीर हो जाती है। अगली सुबह जॉन की बेटी को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर पहले ही दिन सीलिंग का टुकड़ा गिर चुका था। वो उस दिन की रिकॉर्ड की गई वीडियो देख रही होती है। अचानक वो डर से कांप जाती है, क्योंकि वीडियो में उसे अपने बिल्कुल पीछे एक अजीब एंटिटी खड़ी दिखाई देती है, जिसके हाथ में जलती हुई कैंडल्स होती है। अब क्योंकि वो लड़की उस एंटिटी को वीडियो में देख चुकी होती है, अगले ही पल वही एंटिटी उसके सामने भी आ जाती है। ये एक लंबा डरावना साया होता है, जिसके बड़े बड़े बिखरे हुए बाल होते हैं और हाथ में एक कुल्हाड़ी। वो गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है। डर के मारे लड़की जोर से चिल्ला देती है। उसकी आवाज सुनकर पूरा घर जाग जाता है, क्योंकि एक ही रात में घर के 2 लोगों के साथ इतनी भयानक घटनाएं हो चुकी होती है। अब सभी लोग पूरी तरह टूट चुके होते हैं। सुबह होते ही जेनेट और उसका पति जैक मीडिया को बुला लेते हैं और अपने घर में हो रही इन सभी डरावनी घटनाओं को सबके सामने रख देते हैं। उनकी कहानी बहुत तेजी से फैलने लगती है। सवाल ये उठता है, आखिर काम सी फैमिली को इतनी भयानक इविल एनर्जी क्यों निशाना बना रही है? उसी समय लॉरेन अपनी बेटी जुड़ी के लिए वेडिंग ड्रेस लेने एक बुटीक जाती है। वहां की डिजाइनर लॉरेन की दोस्त होती है। टीवी पर न्यूज चैनल चल रहा होता है, जहां जेनेट के घर की कहानी दिखाई जा रही होती है। लेकिन जैसे ही लॉरेन अंदर आती है, डिजाइनर चैनल बंद कर देती है ताकि कोई ग्राहक न खो जाए। जुड़ी ड्रेस ट्राई करने के लिए चेंजिंग रूम में जाती है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। जुड़ी को लगता है कि शायद उसकी मम्मी होंगी। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, उसके सामने वही भयानक बूढ़ी औरत का भूत खड़ा होता है, जिसे हम पहले जेनेट के घर में देख चुके हैं। वो भूत जुड़ी का गला पकड़ लेता है। जुड़ी लगभग मरने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो अपनी सीखी हुई मैजिकल स्पेल्स बोलना शुरू कर देती है। उस स्पेल की ताकत से वो भूत पीछे हट जाता है। जुड़ी राहत की सांस लेती है, लेकिन जैसे ही वो सामने लगे मिरर में देखती है, उसका डर और भी बढ़ जाता है, क्योंकि मिरर में उसे दिखाई देता है कि उसका साया ही उसका गला दोबारा दबा रहा है। इसी दौरान लॉरेन चेंजिंग रूम के अंदर आती है और ये सब अपनी आंखों से देख लेती है। वो भी डर के मारे सन्न रह जाती है। अब लॉरेन समझ जाती है, ये सिर्फ एक परिवार की परेशानी नहीं है, ये किसी बहुत बड़ी और खतरनाक ताकत की शुरुआत है। अब कहानी हमें दोबारा उसी फैमिली के पास ले जाती है, जहां हालात पहले से कहीं ज्यादा बिगड़ चुके थे। इस बार जॉन की वाइफ की तबीयत अचानक बेहद खराब हो जाती है। उन्हें तेज हार्ट अटैक आता है और उनकी हालत इतनी नाजुक हो जाती है कि बिना समय गंवाए उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसी दौरान कहानी एक और खौफनाक मोड़ लेती है। लॉरेन की बहुत ही करीबी दोस्त एनी बिना किसी को बताए इस फैमिली की मदद करने के लिए चर्च से यहाँ पहुंच जाती है। उनके साथ फादर भी होते हैं। दोनों का मकसद सिर्फ एक था, इस घर में मौजूद उस अनदेखी बुरी ताकत को भगाना। फादर सीधे घर के बेसमेंट में जाते हैं और वहां स्पेल्स पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे ही वो उस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालने के लिए होली बोर्ड और होली वाटर का इस्तेमाल करते हैं, अचानक एक अजीब घटना घटती है।
पूरा होली वाटर हवा में उड़कर भाप बन जाता है, मानो किसी ने उसे जला दिया हो। उसी भाप के बीच फादर को कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देखकर वो बुरी तरह घबरा जाते हैं। वो खुद को संभालते हुए फैमिली से वादा करते हैं कि वो दोबारा लौटेंगे और फिलहाल एड से मिलने का फैसला करते हैं। लेकिन जब वो ऊपर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं है, इसलिए वो वहीं बैठकर इंतजार करने लगते हैं। अचानक उनके नाक से खून बहने लगता है और तभी घर का फोन बज उठता है। फादर कांपते हाथों से फोन उठाते हैं। दूसरी तरफ कोई इंसानी आवाज नहीं, बल्कि एक ठंडी और डरावनी आवाज सुनाई देती है। आपका काम खत्म हो गया है, अब आप यहां से जा सकते हैं। इतना कहकर कॉल कट हो जाती है और उसी पल कमरे के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। लाइट्स बुझ जाती हैं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब जाता है। जब फादर चारों तरफ देखते हैं तो उनकी रूह कांप उठती है। कमरे में लगे सारे क्रॉस उल्टे हो चुके होते हैं, यहां तक कि वो क्रॉस भी जिस पर पहले होली चिन्ह बना था। ये साफ संकेत था कि यहां अब पूरी तरह वन एनर्जी ने कब्जा कर लिया है। उसी अंधेरे में फादर उस डीमन को अंदर आते हुए देख लेते हैं। डर के मारे वो तुरंत क्रूसीफिक्स उठा लेते हैं, लेकिन तभी क्रूसीफिक्स के अंदर से आग भड़क उठती है। जलते हुए क्रूसीफिक्स को देखकर फादर पूरी तरह टूट जाते हैं और तभी वही बुरी ताकत फादर को भी पजेस कर लेती है। होश में आए बिना फादर वहां पड़े एक तार से खुद का गला घोंट लेते हैं और अपनी जान दे देते हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है और बुराई एक और जान ले चुकी होती है। जब इस घटना की खबर लॉरेन और एड को मिलती है तो दोनों गहरे सदमे में चले जाते हैं। लॉरेन फादर की मौत से पूरी तरह टूट जाती है। बाद में जब जुड़ी फादर के सामान और चर्च की फाइल्स को देखती है तो उसे कुछ बेहद अजीब चीजें नजर आती है। वो चर्च के लोगों से सवाल करती है, आखिर फादर मरने से पहले कहाँ गए थे, किससे मिलने वाले थे। तभी चर्च के लोग जुड़ी को फादर की फैमिली से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें बताते हैं और यहीं से इस कहानी का डर और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था ये लड़ाई सिर्फ एक घर की नहीं थी, बल्कि उस बुराई की थी जो किसी भी हद तक जा सकती थी। अगले सीन में हमें लॉरेन को उसके घर की किचन में दिखाया जाता है। वो शांति से बर्तन धो रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसकी आंखों के सामने एक डरावना विजन उभर आता है। वो देखती है कि सिंक के पानी में एक जुड़ी का लॉकेट गिरा हुआ है। जब लॉरेन उसे उठाकर देखती है तो लॉकेट के अंदर उसकी बेटी की तस्वीर होती है, लेकिन तस्वीर पर खून के छींटे लगे होते हैं। अचानक माहौल और ज्यादा भयानक हो जाता है। पूरा किचन खून से भर जाता है। दीवारें, फर्श, हर जगह लाल रंग फैल जाता है। ये सब देखते ही लॉरेन बुरी तरह घबरा जाती है। उसका शरीर कांपने लगता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि वो अच्छी तरह जानती है इस विजन का मतलब है कि उसकी बेटी की जान खतरे में है। इसी डर और घबराहट के बीच एड वहां आ जाता है। लॉरेन खुद को संभालते हुए एड को बताती है कि जुड़ी जॉन के घर गई हुई है, एक ऐसा घर जहां अजीब और खतरनाक एनर्जीज मौजूद है। लॉरेन घबराई हुई आवाज में कहती है, एड, हमें कोई नया केस नहीं लेना चाहिए, हम बस वहां से जुड़ी को लेकर वापस आ जाएंगे। लेकिन हालात कुछ और ही मोड़ लेने वाले थे। जब एड और लॉरेन उस घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जॉन और उसका परिवार पहले से उनका इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर जॉन बेहद खुश हो जाता है और कहता है कि आखिरकार कोई एक्सपर्ट हमारी मदद के लिए आया है। जॉन बताता है कि उन्होंने मीडिया से भी मदद मांगने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने उल्टा उन्हें ही झूठा और ड्रामा करने वाला कहना शुरू कर दिया। इन सब बातों के बावजूद लॉरेन सच जानना चाहती थी। वो वहां से जाने का फैसला करती है, लेकिन तभी जुड़ी उसे रोक लेती है। जुड़ी कहती है, हमने अब तक हजारों लोगों की मदद की है, तो फिर इस परिवार की मदद क्यों नहीं। जुड़ी आगे बताती है कि मौत का जो रहस्य है वो इसी घर में छुपा हुआ है और मैं चाहती हूं कि आप दोनों इनकी मदद करें। आखिरकार एड और लॉरेन इस केस को लेने के लिए मान जाते हैं। एड अपनी जरूरत की चीजें मंगवाता है।
अपना रिकॉर्डर ऑन करता है और परिवार का इंटरव्यू लेना शुरू करता है कि आखिर यहाँ उनके साथ क्या क्या हुआ है। इधर लॉरेन घर की चीजों को छू छू कर महसूस करने की कोशिश करती है ताकि किसी एनर्जी का अंदाजा लगा सके। वहीं दूसरी तरफ जुड़ी सभी बच्चों को एक कमरे में ले जाती है ताकि वो सुरक्षित रहें। लॉरेन घर को चेक करते करते ऊपर जाती है। तभी उसकी नजर एक डॉल पर पड़ती है जो जुड़ी के पीछे रखी होती है। लॉरेन को अजीब सा महसूस होता है। उसे लगता है जैसे वो डॉल खुद ब खुद हिल रही हो। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, एक छोटी बच्ची आती है और उस डॉल को उठाकर अपने साथ ले जाती है। आगे बढ़ते हुए लॉरेन एक और कमरे में जाती है। वहां वो देखती है कि बिस्तर पर पड़ी चादर के नीचे कुछ हिल रहा है। उसे साफ एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई अदृश्य एनर्जी मौजूद है। जब लॉरेन ऊपर से नीचे लौटती है तो उसे घर में कुछ अजीब सुराग दिखते हैं। दीवारों में बने निशान, दरारें और खरोंचे। इन सब संकेतों को देखकर लॉरेन के दिमाग में पूरी कहानी साफ हो जाती है। वो तुरंत जाकर एड को बताती है इस घर में असल में 3 सोल्स हैं, एक महिला, उसकी बेटी और उसका पति। लॉरेन बताती है कि जो पति था वो बेहद जालिम इंसान था। वो अपनी पत्नी पर जोर जुल्म करता था, जबकि घर चलाने का बोझ भी उसी औरत पर था। इन हालात से परेशान होकर उसकी पत्नी किसी और से दोस्ती कर लेती है। लेकिन जैसे ही ये बात उस आदमी को पता चलती है, वो गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी और बेटी की बेरहमी से हत्या कर देता है। इसके बाद वो खुद भी आत्महत्या कर लेता है। लॉरेन बताती है कि जो लंबे बालों वाला आदमी पहले दिखा था वही उस आदमी की आत्मा है। ये सब सुनकर एड कहता है ये तो सिंपल सोल्स है, इनसे डरने जैसी कोई बात नहीं है। हम पहले भी कई आत्माओं को उनके अंजाम तक पहुंचा चुके हैं। लेकिन लॉरेन गंभीर आवाज में जवाब देती है, एड, कहानी इतनी आसान नहीं है। वो कहती है ये तीनों आत्माएं सिर्फ कठपुतलियों की तरह है। इनसे गलत काम करवाने वाली यहाँ पर कोई और बहुत ताकतवर और बुरी एनर्जी है। सबसे डरावनी बात यह थी कि लॉरेन कहती है मैं उसे देख नहीं पा रही हूं, और यही सबसे ज्यादा खतरनाक है। एड सवाल करता है अगर यहां कोई और एनर्जी है तो उसने अब तक घर के किसी इंसान को पोजेस क्यों नहीं किया। एड आगे कहता है अब तक जितने भी केस हमने सॉल्व किए हैं, हर बार उस एनर्जी ने किसी ना किसी को पोजेस जरूर किया है। तो इस केस में ऐसा क्या अलग है? और यहीं से इस केस की असल डरावनी परतें खुलनी शुरू होती है। एक सीन में हमें दिखाया जाता है कि जुड़ी को ऊपर से अपनी मां यानी लॉरेन की आवाज सुनाई देती है। आवाज बिल्कुल असली लगती है, जैसे उसकी मां सच में उसे बुला रही हो। जुड़ी बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज को फॉलो करते हुए ऊपर चली जाती है। ऊपर पहुंचते ही वो उसी कमरे में आ जाती है जहां मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। वही कमरा और उसके बीचों बीच रखा हुआ वो रहस्यमयी मिरर, जिसके अंदर एक खतरनाक ईविल एनर्जी छुपी हुई थी। हमें पहले ही पता चल चुका था कि ये ईविल एनर्जी खास तौर पर लॉरेन की बेटी जुड़ी को चाहती है, और अब यहां आकर धीरे धीरे पूरी मिस्ट्री सॉल्व होने लगती है। असल में वो ईविल एंटिटी किसी को पोजेस नहीं करना चाहती थी। उसका मकसद किसी को मारना भी नहीं था। वो सिर्फ सबको डरा धमका रही थी ताकि लॉरेन और जुड़ी को किसी भी तरह इस मिरर तक लाया जा सके। जैसे ही जुड़ी उस मिरर को छूती है, पूरे कमरे में अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। हवा भारी हो जाती है, दीवारें जैसे सांस लेने लगती हैं। अचानक पास रखे एक चौक बोर्ड पर अपने आप कुछ लिखा जाने लगता है। आमतौर पर उस बोर्ड पर सिर्फ मिस लिखा होता था, लेकिन इस बार लिखा होता है एनाबेल डॉल, क्योंकि जुड़ी एनाबेल डॉल से बहुत ज्यादा डरती थी और उसी ईविल एनर्जी ने जुड़ी के इसी डर का फायदा उठाया था। डर के मारे जुड़ी दूसरे कमरे में भागती है, लेकिन वहां रखा हुआ एनाबेल डॉल अचानक आंखों के सामने बहुत बड़ा हो जाता है। जुड़ी पूरी तरह घबरा जाती है और उस कमरे से निकलकर नीचे जाने लगती है। तभी कोई अदृश्य ताकत उसे सीढ़ियों से धक्का दे देती है। जुड़ी के गिरने की आवाज सुनकर सब लोग तुरंत वहां पहुंच जाते हैं। डरी हुई जुड़ी लॉरेन से सिर्फ इतना कहती है, मॉम, ऊपर कुछ है,
जैसे ही लॉरेन ऊपर जाती है और उस मिरर को देखती है, वो बुरी तरह डर जाती है, क्योंकि जिस चीज से वो पूरी जिंदगी भागती रही थी, जिससे अपनी बेटी को बचाती रही थी, वही अब उनके सामने खड़ी थी। लॉरेन जैसे ही उस मिरर को छूती है, उसे और भी ज्यादा खतरनाक संकेत महसूस होते हैं। ये मिरर उसे पहले से कहीं ज्यादा डरावने विजन्स दिखा रहा था। आखिरकार लॉरेन और एड सबको उस मिरर की सच्चाई बताते हैं। वो बताते हैं कि ये मिरर उन्हें उनके करियर की शुरुआत में मिला था। उस दिन लॉरेन ने मिरर के अंदर जो देखा था, उसने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसी दौरान उनका बेटी भी मौत के बहुत करीब पहुंच चुकी थी, इसलिए वो लोग उस केस को बीच में ही छोड़कर चले गए थे। उन्होंने ना तो उस लड़की के बारे में पता किया जिसने उन्हें मदद के लिए बुलाया था, और ना ही ये जानने की कोशिश की कि असल में उस मिरर के अंदर था क्या। अब उन्हें एहसास होता है कि ये बहुत बड़ी गलती थी, इसलिए वो फैसला लेते हैं कि इस मिरर को यहां से हटाकर अपने घर के ऑकल्ट म्यूजियम में ले जाया जाएगा, जहां पहले से ही ऐसी कई खतरनाक चीजें बंद करके रखी गई हैं। जैसे ही वो लोग मिरर को बाहर ले जाने की तैयारी शुरू करते हैं, घर का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है। मिरर को मोटी चादरों से कसकर लपेटा जाता है, उस पर भारी भरकम बेल्ट बांधी जाती है ताकि कोई भी मिरर को देख न पाए। लेकिन जैसे ही वो लोग मिरर को उठाते हैं, वो अचानक बेहद भारी हो जाता है। एड समझ जाता है कि ये सब उसी शैतानी ताकत का काम है, जो नहीं चाहती कि मिरर इस घर से बाहर जाए। उधर टोनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन गाड़ी किसी भी हालत में स्टार्ट नहीं होती। इसी बीच जुड़ी की तबीयत भी अचानक बिगड़ने लगती है, और तभी एक डरावना मोड़ आता है। मिरर पर बंधी बेल्ट अपने आप खुलने लगती है, चादर हट जाती है, और जैक की नजर सीधे मिरर के अंदर चली जाती है। मिरर में देखते ही इविल एनर्जी जैक पर हावी हो जाती है। वो उसे उठाकर सीढ़ियों पर जोर से फेंक देती है। एड अकेले मिरर को संभाल नहीं पाता और मिरर हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है, और यहीं से कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली होती है। यहाँ दिखाया जाता है कि टोनी किसी तरह कार स्टार्ट करके वो घर के सामने लाने ही वाला होता है कि अचानक गाड़ी के सामने वही खौफनाक लेडी का भूत आ जाता है। उसके अचानक सामने आ जाने से गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। इतने में सारा शोर सुनकर लॉरेन बाहर आती है। जैसे ही वो माहौल को महसूस करती है, उसे भी कुछ अजीब और भारी सी एनर्जी महसूस होने लगती है। लॉरेन तुरंत जुड़ी के पास जाती है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है, इविल एंटिटी जुड़ी के जरिए बोलने लगती है, लॉरेन, हम कब से तुम्हारा और जुड़ी का इंतजार कर रहे थे। जुड़ी हमारी है और हम उसे लेकर जाएंगे। पहले तो लॉरेन कुछ कर ही नहीं पाती, तभी जुड़ी पूरी तरह जुनून में आ जाती है। वो लॉरेन को जोर से धक्का दे देती है। धक्का लगते ही लॉरेन दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है। ये सब देखकर घर का डॉग जोर जोर से भौंकने लगता है, लेकिन जुड़ी उसे भी हवा में उठाकर दूर फेंक देती है। इतने में एड वहां पहुंचता है। जुड़ी की हालत देखकर वो उसे संभालने की कोशिश करता है और कहता है, जुड़ी, होश में आओ। तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम इससे लड़ सकती हो। लेकिन जुड़ी होश में आने के बजाय एड पर ही हमला कर देती है। वो किसी तरह एड के दिल को मोड़ देती है, जिससे एड की हालत बिगड़ जाती है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। जब एड अपनी दवाई निकालना चाहता है तो उसकी मेडिसिन जेब से गिर जाती है। उधर टोनी घर के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन घर के सारे दरवाजे लॉक हो चुके होते हैं। अब उसके पास सिर्फ बेसमेंट का रास्ता बचता है। बेसमेंट में हमें पहले वाला कुल्हाड़ी वाला भूत फिर से दिखाई देता है, जो लॉरेन पर हमला करने ही वाला होता है। लेकिन ठीक समय पर किसी तरह बेसमेंट का दरवाजा खोलकर टोनी घर के अंदर आता है। यहाँ हम देखते हैं कि एड अपनी दवाई ले चुका है और अब उसकी हालत बेहतर हो चुकी है। अब सब मिलकर समझ जाते हैं कि इविल एंटिटी सिर्फ और सिर्फ जुड़ी के पीछे है। घर में रहने वाली पूरी फैमिली को बाहर भेज दिया जाता है और अब शुरू होता है अपनी बेटी जुड़ी को बचाने का आखिरी मिशन। दिखाया जाता है कि जुड़ी को हवा में लटकाया गया है। जैसे ही ये लोग वहां पहुंचते हैं, जुड़ी को नीचे फेंक दिया जाता है और उसकी सांसें रुकने लगती हैं। तभी लॉरेन के कंधे पर इविल एंटिटी का हाथ दिखाई देता है।
लेकिन लॉरेन डरती नहीं। वो प्रार्थना और मंत्र बोलना शुरू कर देती है, जिससे कुछ पल के लिए जुडी और एड पर से शैतानी कब्जा हट जाता है। लेकिन अब इविल एंटिटी टोनी को पकड़ लेती है। कमरे में रखा मिरर अपने आप हवा में उठ जाता है, तेजी से घूमता है और टोनी के ऊपर गिर पड़ता है। ये सब देखकर एड तुरंत एक्सोर्सिज्म शुरू करता है। वो बाइबल उठाकर जोर से पढ़ने लगता है, लेकिन जैसे ही शैतान को अपनी हार दिखती है, वो इतना गुस्सा हो जाता है कि एड की बाइबल में आग लगा देता है और एड का हाथ भी जल जाता है। यहां तक कि वो एड को खामोश भी कर देता है। लेकिन एड हार नहीं मानता। वो खुद को संभालता है और दोबारा बाइबल पढ़ना शुरू करता है। अब एड बाइबल को मिरर के ऊपर रख देता है, जिससे इविल एंटिटी और भी ज्यादा तड़पने लगती है। वो सबको कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी पीछे नहीं हटता। लॉरेन और जुडी समझ जाती हैं कि अब कोई जादुई चीज काम नहीं आएगी। अब उन्हें अपने अंदर की ताकत दिखानी होगी। दोनों साथ में आगे आती है, अपना हाथ बाइबल और मिरर दोनों पर रखती है और पूरी श्रद्धा से मंत्र पढ़ने लगती है। आखिरकार इविल एंटिटी उसी मिरर के अंदर कैद हो जाती है। सबकी जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाती है। मूवी के एंड में हमें टोनी और जुडी की शादी दिखाई जाती है। कुछ समय बाद लॉरेन बताती है कि उसने अपने भविष्य के दर्शन देखे हैं, जहां उनकी जिंदगी अब आसान और शांत है। वो लोग अपने केस पर इंटरव्यू भी देते हैं और धीरे धीरे लोग उनकी कहानियों पर विश्वास करने लगते हैं। सालों बाद सच में लोग लॉरेन के केस को मानने लगते हैं और उनके पुराने केसों की फुटेज भी हमें दिखाई जाती है। इसी के साथ द कंजूरिंग लास्ट राइट्स 2025 यहीं खत्म होती है। इस फिल्म से हमें यही सीख मिलती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, अगर इंसान का विश्वास, हिम्मत और परिवार साथ हो, तो शैतान भी हार जाता है।